चलो आई एम ऑडिबल, सिग्नल आ रहा है। चलिए एग्जाम आइडिया हम लोग लगा रहे थे, तो एग्जाम आइडिया में जहाँ तक लगा था उसके आगे का सवाल बताइए। उसके आगे के सवाल को आप धीरे धीरे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर बताते आइएगा एग्जाम आइडिया का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बताते आइएगा। मैग्नेटिज्म चैप्टर हम लोग कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये चैप्टर हमारा चल रहा था, तो जहाँ कहाँ तक हुआ था? 25-26 तक हुआ था शायद, 25 तक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़िए धीरे धीरे, खूब मजे से। हाँ अब एकदम शांति से एक एक बात देखो बेटा, एक एक बात देखो, एक ही किताब से लगाओ, पहले उसको फाइनल कर लो। देखो अगर एक किताब आपने फाइनल कर ली, समझे बेटा, तो 10 किताब फाइनल हो जाएगी, इसको जान लीजिए। और पहली बार में ही अगर आप 10 किताब से पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं फाइनल होगा। इधर देखिए, एक किताब आपने बढ़िया से कर ली, तो जब आप दूसरी अच्छी किताब बढ़िया चयन करिए, अच्छी बुक चयन करिए, अच्छा पब्लिकेशन चयन करिए, और उसको एक बार आपने बढ़िया से कर लिया तो बाकी सब किताबें लग जाएंगी आपकी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक किताब को बढ़िया समझ के जब आप लगाते हैं कोई भी बढ़िया पब्लिकेशन, तो आप दूसरी किताब जब उठाते हैं तो 2 या 4 बात एक्स्ट्रा मिलती है, तो वो 2-4 बात सीख लीजिए। बात समझ में आई? क्योंकि फिजिक्स तो हम लोग बनाते नहीं है, फिजिक्स तो बनी है, फिजिक्स तो किताब वाले बनाते नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एक चल रहा है एग्जाम आइडिया चल रहा है, तो एग्जाम आइडिया ही देखिए, ठीक है ना। चलिए पढ़िए। हाँ एक आपने क्या बोला? एक लंबा वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। खूब मजे मजे से देखिए, देखिए एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ये ना कह रहा है। और उस वायर से कितनी डिस्टेंस पे बेटा? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या पूछा है? इस 5 सेंटीमीटर, इस स्ट्रेट वायर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B। हाँ ठीक है। हाँ अगर कोई पॉइंट 20 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर तो B है, अगर ये पॉइंट 20 सेंटीमीटर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यही तो पूछ रहा है बेटा, यही तो पूछ रहा है। फिर खूब मजे से देखिए, खूब आराम से देखिए, और मैं एक एक सवाल में कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता चलूंगा, ठीक है ना। खूब बढ़िया से देखिए, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, उससे 5 सेंटीमीटर दूर परपेंडिकुलरली किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B है, तो उससे 20 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो पहले हमारे प्रश्नों का जवाब सिंपल प्रश्नों का दीजिए। इनफाइनाइट लेंथ के वायर से परपेंडिकुलरली r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या मैंने आपको बताया नहीं था? बताया था कि नहीं बताया था? इधर देखिए, मेरी ओर देखिए, किताब बंद कर दी इस समय, एक जगह दिमाग रखिए। ये बात मैंने बताई थी कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे परपेंडिकुलरली कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर था तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? μ0I/4πd, जहां d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, sin phi1 प्लस sin phi2। ये मैंने फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए बताया था। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे परपेंडिकुलरली r दूरी पे, उससे परपेंडिकुलरली d दूरी पर, उससे परपेंडिकुलरली d दूरी पे अगर इस फाइनाइट लेंथ के वायर में I करंट फ्लो कर रही है, तो इससे परपेंडिकुलरली d दूरी पे कोई पॉइंट है, और ये एंगल अगर phi1 है और ये एंगल अगर phi2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था μ0I/4πd sin phi1 प्लस sin phi2। ये बात बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? देखिए अब तक कुछ ऐसा नहीं आया जो ना बताया गया, और आगे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर मैंने बोला था कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो गया, तो आप ही लोग बताए थे, आप ही ने बोला था phi1 हो जाएगा 90 और phi2 हो जाएगा 90। अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा? phi1 90 हो जाएगा और phi2 90 हो जाएगा। तो
तो sin 90 प्लस sin 90 यानी 2 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा μ0I अपॉन 4πd इंटू 2, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। sin 91 है, sin 91 है, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। और 2 अगर यहां से कट जाएगा तो ये हो जाएगा μ0I अपॉन 2πd। ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर से परपेंडिकुलरली d डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं। अब उसी का इस्तेमाल करना है और कितना सिंपल एप्लीकेशन करना है। अगर इतनी बात कोई क्लास 9 10 का बच्चा जानेगा तो वो भी लगा देगा। इसमें क्या कुछ एप्लीकेशन करना है बताइए। इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे B है तो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे कितना होगा, यानी कि चौगुना डिस्टेंस बढ़ गया। चौगुना डिस्टेंस बढ़ गया, करंट वही रही, μ0 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, 2π वही रहा, और D अगर चौगुना हो गया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 1/4 घट जाएगी। यानी अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, B/4, और यही आपका आंसर होगा। इसमें कौन सा आपको इधर उधर लगाना है। देखिए आज हम लोग 5 7 8 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे करेंगे, लेकिन उन सब क्वेश्चंस के साथ सारे बेसिक्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, बेसिक्स को रिवाइज करेंगे। मैं चाहता तो केवल डायरेक्ट ऐसे लगा देता, लेकिन इतनी एनर्जी वेस्ट करने का मेरा मकसद ये था कि जो आप पढ़े हैं वो आपके दिमाग में एक बार फिर से घूम जाए। बात समझ में आई। बताया तो सब बात मैंने है ही, लेकिन केवल बताने से नहीं होता, आप ही को नहीं, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, कई बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। चाहे वो रिवीजन आप खुद कर लीजिए, चाहे क्लास में ही मैं ऐसे बोल दूँ, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आप बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। खूब मजे से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, और क्या कह रहा है, एक वायर है जो कि सर्कुलर लूप के फॉर्म में है, फिर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ, एक वायर है जो कि सर्कुलर लूप के फॉर्म का है। क्या ये भी समझने में आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, एक टर्न, इस वायर कितने टर्न का है, एक टर्न का है, एक चक्कर का है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो सेंटर पे प्रोड्यूस करता है वो कितना है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन B एट द सेंटर। फिर आगे क्या बोल रहा है, अगर इस सेम वायर को 2 टर्न के कॉइल के रूप में हम लूप कर दें तो, हाँ, और उसमें सेम करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेंटर पे क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। अब इत्मीनान से सुनिए, सब कुछ बताया है, लेकिन उसको आपको सवालों से रिलेट करना है। और शुरू में समझ में आ रहा है ना, सहजता से दिख रहा है, और कुछ देर बाद ये सब एकदम रिफ्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। जब थोड़ा प्रैक्टिस मारते जाएंगे तो ये रिफ्लेक्स में आ जाएगा। अभी देखिए एक बात जानिए, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट टू बिकम एफर्टलेस। ये बात जानती हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिकम एफर्टलेस। एफर्टलेस बनने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। आप मैच देखते हैं ना, बॉल आई, सट से कोहली मारे, सट से 4 रन चली गई, आपको लगता है कितना आसानी से मार रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से कनेक्टिविटी बनाने के लिए उसने बहुत एफर्ट किया है, या किसी भी ऐसे आदमी ने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, तब आप एफर्टलेस हो पाएंगे इन सवालों में, और एफर्टलेस हो जाएंगे तो फिर आपको सब हो जाएगा ना। तो अब आप देखिए, एक वायर है जो सर्कुलर लूप के फॉर्म का है, एक वायर है जो सर्कुलर लूप के फॉर्म का है, एक वायर है सर्कुलर लूप के फॉर्म का है, उसमें करंट फ्लो कर रही है। इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, B, ठीक है ना। यही कह रहा है, यही कह रहा है। फिर कह रहा है इसी वायर को हम 2 चक्कर में वो कर दें, इसी वायर को 2 सर्कुलर राउंड में बना दें, तो ऐसे केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यही ना पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वो साफ है ना दिमाग में, लाइन ऑफ एक्शन एकदम क्लियर है ना कि ये दिया है, ये पूछ रहा है। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको क्या मालूम होना जरूरी है, जरा बताइए, क्या जानकारी आपको जरूरी है।
और क्या वो जानकारी मैंने, हाँ बताइए, इंटेंसिटी एट द सेंटर। अगर कोई सर्कुलर वायर है आई टर्न का, अगर कोई सर्कुलर वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है और उसका रेडियस आर है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है μ0I/2r। ये मैं आपको, हाँ पहला प्रश्न ये जानना जरूरी है। दूसरा प्रश्न, क्या ये बात मैंने आपको बताया नहीं है? बताया ही नहीं है, दोहरा के बताया है और नोट्स भी दिया है, प्रूफ भी दिया है। तो ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। एक भी सवाल मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, अभी आप चलते रहिए ना, और कहीं भी 2, 4, 500 सवालों का सेट होगा तो 1, 2 सवाल ऐसे होते ही हैं कि वो समझे में नहीं आते हैं। क्वेश्चन भी एरर होता है कभी कभी 100 में 1 केस, कभी कभी टीचर को भी नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा μ0I/2r होगा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब आप देखिए कि अगर इसको हम 2 चक्कर में करें तो इसका क्या कांस्टेंट रहेगा। अगर हम 2 चक्कर में इसको, इसी वायर को 2 सर्कुलर राउंड्स में कर दें तो क्या चेंज करेगा इसका, बताइए क्या चेंज करेगा और क्या कांस्टेंट रहेगा। अगर इसी वायर को हम 2 गोल चक्कर में कर दें तो क्या चेंज करेगा और क्या कांस्टेंट रहेगा। इसका ये जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर कांस्टेंट, अभी तक दिवाली चल रही है, कुछ लोग अभी भी दिवाली मना रहे हैं। ऐसे जंगजू हैं कि दिवाली छुट्टी में हुई तो 10-12 दिन मार दी, छठ वठ मना के ठाठ से अपना आएंगे। अरे एग्जाम है 10 दिन 15 दिन बाद, बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए इतनी छुट्टी थोड़ी होती है, ठीक है कि नहीं। 1-2 दिन हो गया, छठ के दिन मान लीजिए 1 दिन हो गया, 12-12 दिन छुट्टी मार रहे हैं लोग, तो कैसे काम चलेगा। खैर उनको छोड़िए, जो लोग आए हैं, जो लोग कर रहे हैं वो लोग करें। तो अब आप देखिए, मैं आपसे बताऊं कि अगर ये वायर है और इसको 2 टर्न में किया तो क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कांस्टेंट रहेगा, यानी पहले वायर का पेरीमीटर और दूसरे वायर का पेरीमीटर सेम रहेगा। भाई लेंथ ऑफ द वायर ही तो पेरीमीटर है, वो तो नहीं चेंज करेगा ना। तो मान लीजिए पहले केस में रेडियस r थी तो 2πr1 और दूसरी केस में अगर रेडियस r2 हो गया तो इज इक्वल टू 2πr2 और प्लस 2πr2, क्योंकि डबल हो गया। बात समझ में आई। तो अब 2π कट गया। दिस इंप्लाइज दैट r1 इज इक्वल टू 2r2, यानी r2 इज इक्वल टू r1/2, यानी जो दूसरे इससे जो 2 सर्कुलर वायर्स बने हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर वायर, दोनों का रेडियस हाफ हो जाएगा। दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। रेडियस हाफ हो जाएगा दोनों का, तो दोनों का रेडियस जब हाफ हो जाएगा और करंट सेम फ्लो कर रही है, करंट सेम फ्लो कर रही है, μ0 दोनों केस में सेम है, 2 की वैल्यू सेम है, रेडियस दोनों का हाफ हो गया, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। एक की वजह से डबल होगा और दूसरे की वजह से भी डबल होगा, तो नेट कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही, नेट 4 टाइम्स हो जाएगा और फट से आप मार देंगे। अब इतनी बात को समझाने में मैं घड़ी देख रहा था, 2 से 3 मिनट लगा सारी बात कहने में, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं ना इतना लगेगा। एग्जाम में आपको समझाना नहीं ना है, एग्जाम में खट से आपके दिमाग में आए, खट से आप करके मार देंगे और सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा, ठीक है ना। बोर्ड में तो 70 में 70, 100 में 100 पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं कंपटीशन के लिए कहता हूँ कि भाई कुछ दिक्कतें आती हैं वहाँ, लेकिन बोर्ड में तो सब लोग ला सकते हैं। एक सेट पैटर्न है, हर चीज़ का मतलब समझिए। हर चीज़ क्या है, सर्कुलर वायर के सेंटर पे क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के परपेंडिकुलरली r दूरी पे कितना होता है, ये कितना होता है, वो कितना होता है, और कुछ तरह के क्वेश्चंस लगा रही है। बस बात समझ में आ रही है, सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 एग्जाम आइडिया, ठीक है ना। अ सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है, a है। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है, a है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यही कह रहा है। अच्छा, हाँ देखिए, अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिया है तो कुछ भी मान लीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिया है तो कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें ये देखिए, ये क्या पूछ रहा है, सुन लीजिए गौर से देखिए। ये बात शायद मैंने आप लोगों को क्लास में बताई भी नहीं है,
नहीं बताई है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। एक कॉइल है, इस बात को खूब ध्यान से देखिए, नई बात है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फटाफट मार दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एक कॉइल है, ठीक है ना। अभी तक किसी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आप सीख चुके थे, लेकिन अगर किसी कॉइल के एक्सिस, जैसे ये कॉइल है और इसका एक्सिस ये हुआ जो इसके सेंटर से आ रहा है, इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे जो कि सेंटर से किसी दी हुई दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसका फॉर्मूला होता है वो μ0 ni r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं 99% श्योर हूं यही फॉर्मूला है। इधर देखिए, किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर सेंटर से x दूरी पर अगर उस सर्कुलर कॉइल का रेडियस r है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी μ0 ni, जहां μ0 मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर एक ही कोई ने दिया है तो एक ही टर्न या 1 टर्न कहा है तो I करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, r रेडियस ऑफ द कॉइल अपॉन 2 x डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस, और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इस फॉर्मूले में पुट करिएगा और फट से आंसर आपका आ जाएगा। 99% मैं श्योर हूँ यही फॉर्मूला है, लेकिन 1% के लिए आप किताब से एक बार थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो लाइए हम लोग फॉर्मूले में पुट करके आंसर मिला लें, तो उससे भी चेक हो जाएगा। बताइए क्या है, क्या बोला है कॉइल का? हाँ, डिस्टेंस r, तो यानी x की जगह r हो गया, x की जगह r हो गया ना, x की जगह r हो गया, तो μ0 कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और कॉइल एक ही टर्न का है, तो n बराबर 1, और करंट कितनी फ्लो कर रही है? अरे बिना कर r इज ग्रेटर देन, अच्छा ये ऑप्शन दिया है, नहीं उसी क्वेश्चन में आगे है, क्वेश्चन शुरू से पढ़िए पूरी बात। A circular coil of radius a carry an electric current। अब चुप रहिए, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस a है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इतनी बात कह रहा है। अब आगे, The magnetic field due to the coil at a point on the axis of the coil। अब चुप रहिए, इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जो एक्सिस ऑफ द कॉइल पे, यही कह रहा है, आगे पढ़िए। Located at a distance r from the center of। इससे r डिस्टेंस पे, यानी यहां से लेके r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर Such that r is greater than a varies। सर r है, फिर ऐसे करके 2 बार दिया है, फिर a varies। अच्छा, r जो है a से बहुत बड़ा है, यही कह रहा है ना, r a से बहुत बड़ा है, यानी कि इस कॉइल का जो रेडियस है उससे डिस्टेंस r बहुत ज्यादा है, यही कह रहा है ना। हाँ, वेरीज, फिर ऑप्शन दिया है, तो ठीक है। अगर r इज वेरी ग्रेटर देन a, तो इसमें आप देखिएगा x इज वेरी ग्रेटर देन r, तो x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर r इज वेरी ग्रेटर देन a, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रेडियस से, तो इस डिस्टेंस x स्क्वायर बहुत बड़ा होगा r स्क्वायर से, तो इस r स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, कहने का मतलब ये। बात समझ में आ रही है? तो अब ये देखिए, तब ये हो जाएगा μ0 ni, मेरे ni r स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है ना, ये हो जाएगा x क्यूब। अब मेरे ख्याल से यहां r की जगह x है, यहां जो r स्क्वायर है उसकी जगह x होना चाहिए, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर ये डिस्टेंस होता तो ये x स्क्वायर हो जाता, और नीचे हो जाता x क्यूब, तो ये हो जाता बाई x, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इस तरीके का ऑप्शन में होगा। ऑप्शन पढ़िए तो अभी बात क्लियर हो जाएगी। 1/r3/2, r पे 3/2 दिया है। वन नहीं, वेरीज एज 1/r हाँ 3/2 पाई। हाँ
ये x जो है उसको r कह रहा है ना, जो हमने यहां x किया है डिस्टेंस, उसको यहां पे r किया है। एक मिनट सुनिए, जो हमने डिस्टेंस x किया उसको r कहा है ना, तो यहां पे r, यही r होगा। वेरीज इज r पे पावर सर 1/r3 है 1/r3 1/r पे पावर 3, 1/r पे पावर 3, तो ये r स्क्वायर ही फॉर्मूला सही है, तो ये r स्क्वायर फॉर्मूला सही है, ठीक है ना। और ये अब सुन लिए, अब क्वेश्चन को फिर से सुनिए, क्वेश्चन को फिर से देखिए, इधर इधर देखिए, एकदम साफ है, एकदम साफ है। एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, उसका रेडियस है a, उसके एक्सिस पर r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस प्रकार से वेरी करेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उससे एक्सिस, उसके एक्सिस पर x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरी बात कह रहा है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। जो मैंने डिस्टेंस को x से डिनोट किया है, इसने डिस्टेंस को r से डिनोट किया है, इसने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया है, r से। तो ये बहुत बड़ा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अब ये r तो रेडियस है और ये r डिस्टेंस है, हम रेडियस को r डैश से डिनोट कर दे रहे हैं, तो ये r डैश तो रेडियस है और ये r जो है डिस्टेंस है। तो r स्क्वायर पे पावर 3/2, तो बाई टू कट जाएगा, यानी r क्यूब। वेरीज एस बाकी ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो वेरीज एस r पे पावर क्यूब। बात समझ में, 1/r क्यूब के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर आपका मिल गया। हाँ, तो बस यही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए। हेलो, अच्छा एक मिनट, ठीक। अरे नहीं बचेगा, ये r डैश जो है वो रेडियस है और ये x जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है अलोंग द एक्सिस। इस डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर को भी r ही माना है क्वेश्चन में, तो ये इस x की जगह r होगा। तो r स्क्वायर पे पावर 3/2, तो r स्क्वायर और 3/2 में से 2 और 2 कट जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है ना, एकदम 100% क्लियर है। देखिए हम बताए ना, एक बात सुनिए कि हम जब क्लास से निकलेंगे तो ये याद दिला दीजिएगा कि थोड़ा सा हमको मोबाइल रिचार्ज कराना है, नहीं कराएंगे तो घर में घुस नहीं पाएंगे, मतलब उसको आप समझ ही रहे हैं ना। अरे तो बोलने दीजिए, कुछ बात तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना, कुछ बात तो निकल ही जाएगी। अब एकदम हम सशंकित करके परफेक्ट यूट्यूबर तुरंत कैसे बन जाए, धीरे धीरे बनेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे हाँ, नहीं वो भी देख सकती है ना, नहीं तो इतना नहीं चेक कर पाएगी। तो चलिए देखिए, अब नेक्स्ट बात है कि ये याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, हाँ ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, एकदम स्पष्ट है। 5-6, हाँ सही बता रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि उसको कोई भी दे सकता ना। तो अब आप देखिए कि 5-6 सवाल करिए, लेकिन एकदम साफ, एकदम साफ। बात समझ में आ रही है? केवल आंसर मत निकालिए, उसकी आगे पीछे फंडा वंडा, क्योंकि फंडा वही आएगा, सवाल वही नहीं आएगा। मेरी बात समझ में? कॉन्सेप्ट वही आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, सरगम नहीं चेंज होती है। इस दुनिया में 1 अरब गाने हैं, अनकाउंटेबल गाने हैं, लेकिन हर गानों का जो सरगम है वो एक है। सारे गामा सही सब गाने बने हैं, लेकिन डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट बातें हैं। बात समझ में? तो बेसिक्स एक ही हैं, आपके सवाल डिफरेंट होंगे। तो बेसिक्स को कमांड करिए, है ना, और क्वेश्चन सब लग जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर, हाँ कितने क्वेश्चन हुए आज? अरे बाप रे, बहुत कम हुआ आज यार, आज भांसड़ा ज्यादा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, लेकिन वो भांसड़ भी काम का है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कम से कम 2 और कर लो, है ना, 2 से 3। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। एक सेलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 है। कौन सी बड़ी बात है भाई?
इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, कौन सी बड़ी बात है? देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, यही तो पूछ रहा है ना। तो ये तो लड्डू छाप सवाल है ना। देखिए ऐसा है, किसी भी सोलेनॉइड में अगर वो हम कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर रहे हैं, सुन लीजिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला होता है B = μ0Ni, वो फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के लिए नहीं होता है। ये किस सोलेनॉइड के लिए होता है? इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए। अगर कोई सोलेनॉइड है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसके एक्सिस के पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है और जिसकी वैल्यू होती है B = μ0Ni, जहां μ0 होता है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि आपका दिया हुआ है, और I होती है करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो उसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और फट से हमारा आंसर आ जाएगा B = μ0 क्या होता है? 4 पाई × 10⁻⁻7। बात समझ में आ रही है? μ0 क्या होता है? 4 पाई × 10⁻⁻7। n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10⁻³ दिया है, 1000, ठीक है ना। और करंट फ्लोइंग जो है 5 एम्पियर दिया है, करंट फ्लोइंग जो है 5 एम्पियर दिया है, इसको याद दिला दिया जाते समय 5 एम्पियर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? ये हो जाएगा 5 चौके 20 पाई, 5 चौके 20 पाई × 10⁻⁻4। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप कह सकते हैं 2 पाई × 10⁻⁻3, और 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 6.28, पाई होता है 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28 × 10⁻⁻3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? आंसर मिलाओ, आंसर चेक करो, आ गया ना? हाँ, सभी आ रहा है, सभी आएगा और सिंपल वे में आएगा, ठीक है ना। बस जितना पढ़े हो वो बात तुम्हारे दिमाग में एकदम रैंडम एक्सेस मेमोरी में होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एक मिनट चुप रहिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर इज डबल्ड, फिर देन फोर्स बिटवीन देम इज। अब खूब बढ़िया से इसका बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए। ये सवाल आप लोग बड़े आराम से लगा सकते हैं, सब बात इसकी हमने आपको पहले बता के रखी है। अगर 2 करंट कैरिंग वायर हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हम डबल करते हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये करंट कैरिंग वायर फाइनाइट लेंथ के हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के हैं? जल्दी बताइए। ये करंट कैरिंग वायर फाइनाइट लेंथ के हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के हैं? अच्छा, अब खूब ध्यान से बातों को देखिए और डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी रिवाइज करिए। यहीं पर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी रिवाइज करिए, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में खूब बढ़िया से आता है। देखिए इधर देखिए, अगर 2 इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं, अगर 2 इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं और वो वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम से मतलब है कोई और फोर्स का इफेक्ट वहाँ पे नहीं है, तो अगर एक में करंट I1 फ्लो करती है, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरे में करंट I2 फ्लो करती है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d, तो ऐसे केस में दोनों के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो होगा μ0 I1 I2 बाई कितना होगा? 2 पाई d। यही फोर्स होगा, यही फोर्स होगा। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा। ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए हैं। अब तक बताइए कोई ऐसा डिस्कशन हमने नहीं किया है? सब किया है ना। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा। आपसे पूछ रहा है कि अगर इस डिस्टेंस को डबल करें, यानी कि करंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो करंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा मतलब करंट कांस्टेंट है, μ0 तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है ही, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा? आधा हो जाएगा। बात समझ में आई? फोर्स विल बी हाफ्ड। बात समझ में आ रही ना। देखिए जिस तरह से आप लोग 9th 10th में न्यूमेरिकल लगाते आए, उसी तरीके से आपको सेकेंड ईयर में भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसको आप जान लीजिए।
बहुत टिपिकल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सेकेंड ईयर की सारी 9th-10th में क्या होता था कि आप 10 बार रिवीजन मार देते थे, क्योंकि इतना सा सिलेबस था। 9th-10th में क्या होता था, इतना सिलेबस, बहुत टफ नहीं होता है, मेरी बात सुनिए। जो स्लांट, जो अपग्रेडेशन आपको 10th के बाद 11th में मिलता है, वो अपग्रेडेशन आपको जीवन भर अब नहीं मिलेगा आगे। आप जान लीजिए, एकाएक आप 2 रन पर ओवर को चेस कर रहे होते हैं और एकाएक आपको 20 रन पर ओवर मिल जाता है। 10 गुना सिलेबस बढ़ता है और कठिनाई का स्तर भी बढ़ता है। तो 10 से 11 में आने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, जान लीजिए। 10 से 11 का शिफ्ट सबसे टिपिकल शिफ्ट है। 10th में सिलेबस बहुत कम होता है, लोग 8-10 बार रिवाइज कर लेते हैं, और 11th में एकाएक बहुत बढ़ जाता है। तो बस सारे कॉन्सेप्ट्स को आप जानते रहिए, इंग्लिश आपको पता हो, आप बातों को रखिए, और जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन पे कॉन्फिडेंस रखिए, सारे सवाल आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से 5 सवाल हमारे हो गए, 5 हो गए ना। अब एक और सवाल आप डिस्कस कर लीजिए, बताइए, अभी टाइम है 5 मिनट, बताइए। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल को जो है मेटल फ्रेम के ऊपर हम वाइंड करते हैं, किस लिए? कोई बताएगा? कोई बताएगा? बताइए। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल को हम मेटल फ्रेम में वाइंड करते हैं, किस लिए? कोई बताएगा? मेरे वीडियोस में भी है ये बात है? हाँ, मेरे वीडियोस में भी ये बात है, और मैंने वैसे भी बताया था। इसका पर्पस क्या होता है? हाँ, क्योंकि जब भी कोई मेटलिक वायर, जब भी कोई मेटलिक फ्रेम, आज सुबह भी जो मैंने उस बैच में क्लास ली है, सुबह के बैच में, उसमें भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एडी करंट्स के बारे में। अब पहले के वीडियोस में भी है। एडी करंट्स क्या होता है? जब भी कोई मेटलिक क्या कहते हैं, जब भी कोई मेटल का पीस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, जब भी किसी मेटल के पीस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटल का पीस होता है, तो उसके अंदर एक तरह की करंट डेवलप होती है, जिसको एडी करंट या फैकॉल्ट्स करंट कहते हैं। और ये करंट लेंस लॉ के अकॉर्डिंग होती है, और इस करंट से अननेसेसरी एनर्जी का वेस्ट होता है, ठीक है ना। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग होती है ये करंट। इसका मतलब है कि बेसिक रीजन जिस वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसको ये करंट अपोज करती है। इस तरह से ये करंट प्रोड्यूस होती है कि बेसिक रीजन जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है, उसको अपोज करती है, ठीक है ना। और बेसिक रीजन क्या है? चेंज इन फ्लक्स। बेसिक रीजन क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो जब वो मेटलिक फ्रेम पे होता है, तो ये एडी करंट्स उसको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी को दे देती है, बहुत जल्दी। ऐसे मान लिए कि करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्ट किया, और डिफ्लेक्ट किया मेटलिक फ्रेम पे है, तो मेटलिक फ्रेम में एडी करंट्स आई, एडी करंट्स एंड डिफ्लेक्शन को बहुत जल्दी स्टेबिलिटी देती है, बहुत जल्दी वो स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? तो चलिए अब कट कर दीजिए। 6-7 सवाल हो गए, लेकिन विद थ्योरी हुए, हर सवाल का रिलेवेंट थ्योरी का डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। अब कट कर दीजिए, अब बंद करिए, अब बंद करिए।